तो टेल्स ऑफ ग्रीड के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और ये मानवा के क्रिएटर पीटीजे ही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात को खास बता दूं कि इस मानवा की स्टोरी पीटीजे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। आपको इस मानवा की हर नई कहानी में पीटीजे यूनिवर्स से मिलते जुलते ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, बस कुछ छोटे मोटे चेंज के साथ, जैसे कि 2 बॉडीज, सिस्टम का एक नया वर्जन वगैरह वगैरह। और जैसा कि इस मानवा का नाम है टेल्स ऑफ ग्रीड, तो यहाँ पर हमें ज्यादातर हरामी लालची किस्म के ही इंसानों को दिखाया जाएगा और आखिर उनकी ये कहानी उनको अंत में किस मोड़ पर लाकर पटकती है यही हम देखेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ कि इस पूरी स्टोरी के खत्म होने के बाद आपको अपनी ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी ही है, ताकि मैं भी जान सकूं कि आखिर मेरी ऑडियंस ये वीडियो देखकर क्या सीखी। तो बिना ज्यादा वक्त को जाया किए चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट के मलबे को, जहाँ पर एक अकेला बंदा फावड़ा रख के खड़ा हुआ होता है और वहाँ के बाकी के वर्कर्स उसे पूछ रहे होते हैं कि क्या बच्चे तू अकेले ये पूरा सब साफ कर पाएगा? ओए पॉकुलम, जाके रोक उसे। अबे छोड़ना, अपने को क्या लेना देना। वो थकेले को देखकर ऐसा ही लगता है कि आधे घंटे बाद वो खुद ही भाग जाएगा। लेकिन क्या लगता है आखिर एक फावड़े से ये सब कर पाएगा? लेकिन करेगा कैसे? अरे चिंता मत करो चच्चा, मैं सब साफ कर देगा। लेकिन याद रखियो कि मेरे को 3 लाख वॉन चाहिए इसके बदले में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अबे भाग मत जाइयो आधा काम छोड़ के। हाँ, मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है। आखिर ये पैसा कमाना इतना आसान कब से हो गया? और उस लड़के के ऐसा बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पास भी एक सिस्टम नोटिफिकेशन होता है और इस सिस्टम का नाम होता है मैक्रो। और उसके जस्ट नीचे हम स्टार्ट का बटन भी देखते हैं और वो बंदा उस पर क्लिक कर देता है। और अगले ही सीन में हमें बैकग्राउंड में उस बंदे की आवाज आ रही होती है और वो कहता है अपन के पास एक मस्त चीज है बिड़ू, जो हर काम एकदम मक्खन करती है और वो भी एकदम ऑटोमेटिक। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस बंदे के मैक्रो सिस्टम ने इस पूरे काम को 5 घंटे और 43 मिनट्स के अंदर पूरा कर दिया होता है। लेकिन आखिर ये सिस्टम कैसे काम करता है और आखिर इस बंदे को ये मिला कैसे, ये हम इसी कहानी में आगे जानेंगे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्टर इस लौंडे को काम पूरा करने की शाबाशी दे रहा होता है। वाह वाह, अरे ये बंदे ने पूरा काम अकेले ही कर दिया। बच्चे, तूने जितने पैसे मांगे थे मैं तुझे उतना ही दूंगा, बस तू ऐसे ही मेरा काम करके दे। अरे छोड़ो चाचा, अपुन का किस्मत इससे भी ज्यादा बड़े काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि अपुन के पास है मैक्रो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होते हुए हम देखते हैं पास्ट का सीन। और यहाँ पर हमें क्लासरूम के अंदर 2 लकड़ियाँ दिखाई जाती है। मेरे मुजरे वाले प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 2000 फॉलोवर हो चुके हैं। क्या बात है जी, अब तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी मिलती होगी। और इसी क्लास के अंदर दूर बैठा होता है वही लौंडा जिसको इस चैप्टर की शुरुआत में हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा था। और यहाँ पर इसे देखकर हमें इतना तो पता चलता है कि इसे अभी तक सिस्टम नहीं मिला और शक्ल और औकात से ये एक लूजर है। और अभी अपने मोबाइल के अंदर उसी इंस्टाग्राम के अपनी आईडी के फॉलोअर्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके सिर्फ 5 ही फॉलोअर है, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये तो मुजरा करता ही नहीं है, तो फॉलोअर बढ़ेंगे कैसे। लेकिन इतने में ही इसकी नजर उस खूबसूरत छमिया से ही मिल जाती है और इस पे वो निब्बी कहीं की ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने साउथ पोल का सुअर देख लिया हो। अरे मेरी आंखें, मैंने गलती से उस लूजर की आंखों में देख लिया, अब मुझे इन्हें धोना पड़ेगा। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? अगर तुमने ऐसे वैसे पानी से अपनी आंखों को धोया तो हो सकता है कि तुम्हें कोई बीमारी हो। ये लो, इस आई ड्रॉप को यूज करो। अरे लेकिन वो तो सो रहा है, उसने तुम्हें कहाँ से देखा? अजी कद्दू मेरा, वो कब का मुझे ही ताड़ रहा था। लेकिन आखिर लोग उसे लूजर क्यों कहते हैं? उसे देखकर ही पता चलता है कि उसे कुछ नहीं आता। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और हमारा लूजर लौंडा गुस्से में अपने मन में बकते हुए जा रहा होता है। आखिर उस बहन की पकौड़ी को ऐसा क्यों लगता है कि कंचा दिखना ही सब कुछ है? साला अपुन के पास भी स्किल है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं इस बंदे की स्किल को, जो कि होती है वीडियो गेम, और वहाँ पर भी वो निपट चुका होता है। यहाँ तक कि उसके ऑनलाइन दोस्त भी उसे कहते हैं कि भाई तेरे लिए ब्रॉन्ज लेवल ही सही है, तू ऊपर ही मत आ। और अपनी इतनी बर्बादी देखकर वो कहता है, अरे यार मैं वापस से फिर एक बार हार गया। क्या जिंदगी है, अब तो लगता है कि गोला पे हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। काश ऐसा होता कि मेरे बदले कोई और मुझे इन सारे कामों में रिप्लेस कर देता। क्या जिंदगी है, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। और तभी इस बंदे के मुंह के सामने आती है एक नोटिफिकेशन, जो कि ऑब्वियसली सिस्टम की ही होती है। और हवा में ये लटकती हुई विंडो देखकर उसकी जीभ फट जाती है। अबे साला हट मेरे सामने से, आखिर ये क्या है?
और नीचे गिरने के बाद उसे पता चलता है कि सामने कांच के अंदर उसे कोई भी चीज नहीं दिख रही, लेकिन असलियत में ये सिस्टम सिर्फ उसी को दिख रहा होता है। और एक बार के लिए उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी सपने में है, लेकिन उसे बहुत ही जल्द पता चल जाता है कि ये उसके साथ असलियत में हो रहा है। और यहाँ पर इस सिस्टम की विंडो के ऊपर लिखा हुआ होता है मैक्रो, और नीचे दिए गए होते हैं दो ऑप्शंस। पहला होता है एग्जीक्यूट और दूसरा होता है फिनिश। और यहाँ पर वो बंदा सोच रहा होता है कि मैं पिछले काफी टाइम से गेम खेल रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा। क्या ये मैक्रो मुझे यहाँ से रिप्लेस करके मेरा ये काम कर देगा? कैसा होगा अगर मैं एग्जीक्यूट का बटन दबा दूं तो? और हम देखते हैं कि एग्जीक्यूट का बटन दबाते ही उसके आसपास लाइटिंग सी होने लगती है, और अगले ही सीन में गेम के अंदर कहर मच रहा होता है। और यहाँ पर वो बंदा अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। आखिर ये सब क्या है? मेरा शरीर अपने आप ही गेम खेल रहा है। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज वो बंदा एक अलग डायमेंशन में बैठकर एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहा है। मैं नहीं जानता था कि मेरे पास इतनी तगड़ी गेमिंग स्किल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम के जादू ने उसको ब्रॉन्ज से सीधा प्लेटिनियम पर पहुंचा दिया होता है। और यहाँ पर इसे पता चलता है कि ये मैक्रो द सिस्टम उसको सिर्फ गेम खेलने में नहीं, बल्कि दुनिया भर के सारे कामों में रिप्लेस कर सकता है। यानी कि मैं जिंदगी में जितना आगे चाहूँ उतना बढ़ सकता हूँ। ये तो कमाल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ने अपनी जिंदगी में मजे ही मजे कर लिए होते हैं। मतलब वो एग्जाम में पेपर देने जाता है तो वो वहाँ पर मैक्रो को एग्जीक्यूट कर देता है, और इस वजह से भाई ने स्कूल में टॉप मार लिया होता है। और यहाँ पर सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और यहाँ पर हमें उसका नाम भी पता चलता है, जो कि होता है जोंगमिन। उसके बाद वो जिम में जाता है तो वहाँ पर भी वो मैक्रो को एग्जीक्यूट कर देता है, और उसका वर्कआउट और डोले देखकर आसपास सारे लोगों की नीयत भी डोल जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्रो से सारा काम करवाते वक्त जोंगमिन वो स्क्रीन वाले डायमेंशन में मस्त बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा होता है, लेकिन फिर वो खाकर भी उसका पेट भर जाता है। तो वो अपने इस टास्क को फिनिश करके वापस से अपनी बॉडी में एंटर कर लेता है। वर्कआउट कंप्लीट। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो स्कूल की लकड़ियों में भी धीरे धीरे फेमस होने लगा है। और वो लोग बात कर रही होती है कि अब जोंगमिन कितना ज्यादा चिकना हो चुका है, वो बेटर शेप में भी है और एग्जाम में टॉप भी मार रहा है। और यहाँ पर हमारा लौंडा जोंगमिन काफी ज्यादा खुश होता है अपनी अंतरात्मा से, क्योंकि ये पहली बार था जब लोग उसे देखकर उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते थे और उसकी तारीफ भी। लेकिन तभी चलते हुए वो स्कूल के एक बदमाश बच्चे से टकरा जाता है। अबे ओए, आखिर तू है कौन साले चूजे? अरे सॉरी शुंगवान, मैं जरा गलती से तुमसे टकरा गया। और यहाँ पर ये चीज देखकर आसपास के लोग बातें कर रहे होते हैं, क्या जोंगमिन शुंगवान के साथ पंगा लेने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो शुंगवान तो उसको तोड़ के रख देगा। आखिर जोंगमिन यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो मरना चाहता है? अबे ओए चोमो, आखिर खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है? क्या तू सच में मरना चाहता है? और यहाँ पर आसपास के लोग वापस से बोल रहे होते हैं, क्या वो उसे पंच मारने वाला है? अब जोंगमिन तो वैसे बदल चुका है, अब वो लूजर नहीं रहा, वो कुत्ता कुत्तो करेगा। और यहाँ पर जोंगमिन सॉरी बोलने वाला होता है, लेकिन वो बोलता है, अबे ओए हराम के पिल्ले, क्या तू मेरे हाथों आज मरना चाहता है? तो आज मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। अबे यार, मैं तो डर गया सच में। मतलब यहाँ पर शुंगवान जोंगमिन को हल्के में ले रहा होता है, और जोंगमिन मन में कहता है, वैसे मुझे डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सब लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे पास है ये। और हम देखते हैं कि जोंगमिन मैक्रो को एग्जीक्यूट कर देता है, और मैक्रो के बॉडी को टेक ओवर करते ही वो लाते बजाकर उस बंदे को हरा देता है। और ये सारी चीज जोंगमिन मस्त कपड़े उतारकर सेलिब्रेट कर रहा होता है अपने पॉपकॉर्न वाले डायमेंशन में। ये बात मैं जानता था, ये फाइट में भी इतना ज्यादा कूल होगा। तो अब से मैं हूँ इस पूरे स्कूल का सबसे ताकतवर लौंडा। हा मैंने उन सबको पेल दिया जो मुझे तकलीफ देता था। अब सब झुकेंगे तेरे भाई के सामने मैक्रो। लेकिन काम खत्म होने के बाद अभी तक मैक्रो का फिनिश बटन आया क्यों नहीं? आखिर वो कहाँ है? क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है यार, अभी तक तो मैं बाहर हो जाना चाहिए था। अबे ओए मैक्रो मादर, आखिर वो बटन कहाँ पे है? उसे जल्दी ला, मैं यहाँ पर पॉपकॉर्न की स्मेल से पक चुका हूँ। लेकिन मैक्रो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, और यहाँ पर जोंगमिन के गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। ये मजाक तो नहीं है ना? है ना? अबे मैक्रो साला मजाक मत कर, अब मुझे मजा नहीं आ रहा, अब मुझे वो बटन दे दे प्लीज। लेकिन हम देखते हैं कि मैक्रो मस्त बॉडी पर टेक ओवर करते हुए स्वैग में चलते हुए जा रहा है। आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो चुका है? क्या मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा, या फिर मैं यहीं पर फंस चुका हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे वो बटन ढूंढना होगा यहीं पर, वो यहीं पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैक्रो ऐसा नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी बॉडी पर टेक ओवर कर चुका है क्या? और यहाँ पर जोंगमिन की हालत कुछ ऐसी हो गई होती है
मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और फिर हमें बैकग्राउंड में उसी की आवाज सुनाई देती है। फिर उस दिन के बाद मैं यहाँ पर कैद हो गया और फिर यहीं से मैंने अपने आप को फेमस होते हुए भी देखा। काश मैं इस टाइम पे अपने शरीर में बाहर होता तो आज मैं मियोंग से डेट कर रहा होता। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक एकेडमी का सीन जहाँ पर प्रोबेबली जोंगमिन ट्यूशन पर जाता होगा और यहाँ पर वो उस पॉपकॉर्न वाले डायमेंशन में सुनता है कि वहाँ का हेडमास्टर उसको अपनी ऑफिस में बुला रहा है। और यहाँ पर उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि मैक्रो द सिस्टम की वजह से जोंगमिन को नेशनल टॉप रैंक मिला है। और यहाँ पर ये हेडमास्टर उसे 100 मिलियन वॉन ऑफर करता है ताकि बाहर वो सबको ऐसा बताए कि वो इसी एकेडमी से पढ़ के टॉप मारा था। और यहाँ पर ये सारी चीजें असली वाला जोंगमिन देख रहा होता है। इनफैक्ट उसकी मैक्रो वाली बॉडी एक बंदी भी बना चुकी होती है और ये वही लड़की है जो स्टार्टिंग में उस मुजरे वाली के साइड में खड़ी थी। और ये सारी चीजें देख के जोंगमिन काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तुरंत ही वो वापस से दुखी भी हो जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? साला मैं कब तक यहाँ पर रहूंगा? मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैक्रो साले मादर पप्पू, आखिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? माँ, मुझे माँ की याद आ रही है। और यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कॉलेज की एग्जाम का दिन। और यहाँ पर जोंगमिन की माँ मैक्रो वाले जोंगमिन को कहती है कि उसे अपने बच्चे के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर रिजल्ट कैसा भी आए उसे हमेशा अपने बच्चे पर गर्व महसूस होता रहेगा। और ये सुनकर हमारा असली वाला जोंगमिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, वैसे आपके लिए वही बेटा अच्छा है, कम से कम वो उन्हें खुश तो रखता है। मुझे पैदा करके बड़ा करने में माँ ने कितनी मेहनत की और मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाया। अगर मैं ये सब कुछ सहकर यहीं पर रह जाता हूँ तो कम से कम वो लोग खुश तो रहेंगे मेरे बिना, और इस वजह से मैं अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट भी हो पाऊंगा। और ऐसे ही समय बीतने के साथ मेरी किसी अच्छी लड़की से शादी भी हो जाएगी और मेरी एक खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी भी होगी और मैं सारी पूरी जिंदगी अपनी आंखों से देख पाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्रो वाली बॉडी मस्त पेपर लिखने के लिए तैयार होती है और जोंगमिन ये सारी बातें याद करके अपने आप से कहता है, जो कुछ भी हो रहा है यही अच्छा है और यही होना चाहिए था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने मैक्रो का फिनिश बटन अपीयर हो जाता है और वो खुश होकर उस पर क्लिक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो तो एग्जाम में बैठा है, कि अगर अभी उसने ये फिनिश पर बटन दबा दिया तो वो डायरेक्टली एग्जाम हॉल के अंदर चला जाएगा, अपनी उसी बॉडी में जहाँ पर मैक्रो पेपर लिख रहा है। और अगर गलती से चला भी गया तो आखिर वो इतना टफ पेपर लिखेगा कैसे? साला अब मैं क्या करूँ? ये सवाल तो जिंदगी में कभी मैं सॉल्व नहीं कर सकता। और मैक्रो साला धनाधन पेले जा रहा है। आखिर साला ये बटन इसी टाइम पे क्यों आया? क्या मुझे इसे दबा देना चाहिए? लेकिन अगर ऐसा किया तो मैं एग्जाम कभी पास नहीं कर पाऊंगा और अभी जो मैंने फ्यूचर के सपने देखे थे वो भी पूरे ही नहीं होंगे। और अगर मैंने पेपर खत्म होने का वेट किया और उसके बाद ये बटन ही चला गया तो मेरे तो लग जाएंगे यहीं पे। आखिर अब मैं क्या करूं? और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्लोली अपनी उंगली को आगे बढ़ा रहा है फिनिश का बटन दबाने के लिए। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो एग्जाम खत्म हो चुकी है और सारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं अपने अपने बच्चों का। और यहाँ पर जोंगमिन भागता हुआ आता है, माँ मैंने एग्जाम खत्म कर लिया माँ। और ये चीज देखकर हमको ऐसा लगता है कि जोंगमिन ने फाइनली फिनिश का बटन दबा दिया और वो अपनी असली बॉडी में वापस से आ चुका है। लेकिन फिर हमें क्लोजअप में पता चलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ जो उसने कुछ देर पहले सोचा था, कि पेपर खत्म होने के साथ वो बटन भी वहाँ से डिसअपीयर हो गया। साले मैक्रो मदर, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है तू? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं थक चुका हूँ यहाँ पे रह के, मैं अब थक चुका हूँ, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पर। मैं ऐसे जीकर थक चुका हूँ इस कैद के अंदर। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपके पास नहीं आ पाया, मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर जोंगमिन को रोते हुए अपने माँ के शब्द याद आते हैं कि उसकी माँ को उसके रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट चाहे कैसा भी आए उन्हें अपने बेटे पर काफी प्राउड महसूस होता है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि काफी कुछ समय बीत चुका है और जोंगमिन अच्छा खासा काम करके पैसा भी छापने लगा है, इतना पैसा कि किसी भी एक्सपेंसिव चीज को वो आंख बंद करके खरीद सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं मैक्रो द सिस्टम वाली बॉडी ग्रेजुएट भी हो चुकी होती है और ये सारी चीज पॉपकॉर्न डायमेंशन में बैठकर असली वाला जोंगमिन देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। और यहाँ से काफी स्पीड में टाइम मूव करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मैक्रो जोंगमिन की शादी भी हो चुकी होती है और वो भी उसी लड़की के साथ जिसके साथ वो डेट पर गया था। और यहाँ पर एक एक करके सारे सपने उसके पूरे हो रहे होते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि इन सारे मोमेंट्स को जोंगमिन असलियत में एंजॉय नहीं कर रहा होता, बस वो ये सारी चीज एक मूवी की तरह पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहा होता है।
जो कि उसकी ही पूरी जिंदगी है। और यहाँ पर एक बात और भी मैं खास कहना चाहूंगा कि इस डायमेंशन के अंदर शायद से टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब से जोंगमिन इस डायमेंशन के अंदर ट्रैप हुआ है तब से लेकर अब तक काफी सारा समय बीत चुका है। और यहाँ पर उसकी मैक्रो वाली बॉडी काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी वही बच्चा का बच्चा ही है। तो हो सकता है कि ये उसकी असली वाली कॉन्शियसनेस हो जो यहाँ पर ट्रैप हो चुकी है। और यहाँ पर और थोड़ा समय आगे बीत जाता है और हम देखते हैं कि मैक्रो जोंगमिन की फैमिली मस्त कंप्लीट हो चुकी होती है। इनफैक्ट उसकी एक डॉटर भी होती है। मतलब जो सपने इसने देखे थे वो सारे एक एक करके पूरे हो चुके हैं। बस मुझे इस बात का दुख है कि इस बेचारे ने अपनी ही सुहागरात को लाइव टेलीकास्ट में देखा होगा। यहाँ पर उस पॉपकॉर्न डायमेंशन के अंदर किसी आवाज के चलते उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि भाई वापस से फिनिश वाला बटन अपीयर हो चुका है। तो वो खुश होकर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उस बटन को दबा देता है। चलो ठीक है, मेरी कॉलेज, शादी, जिंदगी, जॉब सब कुछ ही सेट है। और वो फाइनली अपनी बॉडी में वापस आ चुका होता है ब्रेकफास्ट टेबल पर। और फिर भाई साहब तुरंत ही ऑफिस में निकल लेते हैं, जहाँ पर वापस से उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। अबे साला, ये साले बुड्ढे लोग आखिर है कौन और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मिस्टर जोंगमिन, हमारा वो प्रोजेक्ट स्टॉप हो चुका है, जैसा कि आप तो जानते ही है, लेकिन इसकी वजह से हमें काफी बड़ा लॉस हुआ है। तो बताइए हमें, आखिर हम 100 बिलियन वाले लॉस का क्या करेंगे? मेरा मतलब है कि हम उसे कैसे रिकवर करेंगे। और ये सारी चीजें सुनकर जोंगमिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, क्योंकि भाई के पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है। और अगर होती भी तो उसको समझाएगा कैसे, क्योंकि इतने सालों तक उसने पॉपकॉर्न खाने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। तो यहाँ पर उसके पसीने छूट चुके होते हैं और वो बोलता है, क्या कोई है जो मेरे साथ इस काम में मेरी मदद कर सकता है? कोई भी? और उसके ऐसा बोलते ही मैक्रो द सिस्टम वापस से वहाँ पर अपीयर हो जाता है। और यहाँ पर बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर जोंगमिन को वो सारे पुराने पल याद आ जाते हैं कि आखिर कैसे मैक्रो ने उसकी जिंदगी संवार दी, लेकिन उसके बदले उसको पॉपकॉर्न डायमेंशन में पैक करके उसके लौड़े भी लगा दिए। मैं जो ये सारी कहानी के अंदर बस एक स्पेक्टेटर बन के रह गया, और ये कहानी मेरी अपनी खुद की जिंदगी की है। आखिर मैं अपनी जिंदगी का ऐसा कौन सा मेन कैरेक्टर हूँ जो सब कुछ पाते हुए भी खुद को ही खो चुका है? मतलब यहाँ पर भी जोंगमिन ने मैक्रो की हेल्प ले ली होती है और वो वापस से पॉपकॉर्न डायमेंशन में आ चुका होता है और कहता है, शायद ये जगह मेरे लिए ही बनी है, अब तो मेरा भी मन यहीं पर लगने लगा है। और फिर यहाँ से कुछ समय बीतने के बाद वो देखता है कि वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर आया है और उस टाइम पे भी उसके पास मैक्रो का फिनिश बटन आता है। लेकिन यहाँ पर वो फाइनली सोच चुका होता है, अब ये फिनिश बटन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरा परिवार खुश है, मेरे लिए यही काफी है। और यहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं कि टाइम इतना ज्यादा स्पीड में बीत चुका होता है कि उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी होती है और इस दिन पे उसकी शादी भी होती है। और यहाँ पर उसकी बेटी उससे कहती है, मैं काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ पापा कि मैं आपकी बेटी बन के पैदा हुई। और यहाँ पर वापस से जोंगमिन काफी ज्यादा इमोशनल होता है ये सारी चीजें देखकर। और फिर इस चीज को और भी काफी ज्यादा समय बीत जाता है और हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर जोंगमिन की बेटी, उसका पति और उसकी वाइफ, ये सभी लोग मौजूद होते हैं। डैड, हम सब आपके साथ हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं डैड? और यहाँ पर पॉपकॉर्न डायमेंशन में जोंगमिन की आंखें खुलती है और उसे पता चलता है कि समय इतना ज्यादा बीत चुका है कि वो काफी ज्यादा बूढ़ा और बीमार भी हो चुका है और अब इस टाइम पर वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन तब भी वो शांति से लेटे हुए कहता है, तो मेरा अंत ऐसे होना था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर भी मैक्रो का फिनिश बटन आ चुका होता है और अपनी आंखों में आंसू लिए वो अपनी उंगली को फिनिश बटन की तरफ बढ़ाता है और उसे क्लिक करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और वहीं पर हम उसकी असली वाली बॉडी में देखते हैं उसकी आखिरी स्माइल को, कि कम से कम मरते वक्त वो अपने आप को चुन पाया। और यहीं पर ये पहली कहानी खत्म होती है। तो बताओ बच्चों, आखिर तुमने इससे कौन सी चीज सीखी? हम एक नॉर्मल सी डाइनिंग टेबल पर काफी सारे खाने की फोटोज को देखते हैं जो कि प्रिंट करके निकाली गई होती है। और हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर कहता है, आखिरकार खाने की सारी फोटोज तैयार हो चुकी है, साला ये दिखने में भी कितना ज्यादा लजीज लग रहा है और इसी के साथ अब मैं पूरे तरीके से तैयार हो चुका हूँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो बंदा ये सारी तैयारी अपने दोस्तों के लिए कर रहा है जिनको अपने घर पे बुला के वो डींगे मारना चाहता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उसके घर पे उसके लुक्खे दोस्त भी आ चुके होते हैं जो कि असलियत में सिर्फ नाम के ही दोस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ फोकट का खाना खाने आए हैं। और ये लोग हमारे एमसी से पूछते हैं कि क्या साले यहाँ पर खाना ठीक से बन चुका है? तो हमारा एमसी जवाब देता है, अबे सालो, तुमको अपने भाई पे भरोसा नहीं है? जरा नजर घुमा के देखो, ये 56 भोग मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किए हैं। और ये सारे लजीज पकवान देखकर उन लुक्खे दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं।
यहाँ तक कि खाना खाते वक्त वो लोग इतने ज्यादा शॉक होते हैं कि उनको कुछ डिशेस के बारे में तो पता ही नहीं होता कि आखिर ये कौन सी सब्जी है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर इन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि आखिर इस बंदे ने ये सब किया कैसे। और फिर हमारा एमसी अपने मन में कहता है, हाहा, मेरे पास एक ऐसा प्रिंटर है जिससे प्रिंट की गई तस्वीर एक असली ऑब्जेक्ट बन जाती है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ना ही यहाँ पर सिस्टम है और ना ही 2 बॉडीज, लेकिन इस मिस्टीरियस प्रिंटर के अंदर सिस्टम की कलाकारी है थोड़ी। ये बस हमारी कहानी का इंट्रो था, जहाँ से हमें इतना तो पता चलता है कि हमारा एमसी एक नंबर का लालची और हरामी मानुष है। लेकिन आखिर ये प्रिंटर जैसी खतरनाक आइटम उसके हाथ में लगी कैसे? उसके पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग की लिफ्ट के बाहर खड़ा रहकर अपनी पड़ोस वाली फुलझड़ी को ताड़ रहा होता है और अपने मन में सोचता है, क्या बंदी है यार, ये रोज जिम में जाती है और भाई क्या फिगर है उसका। लेकिन उसको देखने से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये साली मेरे टाइप की होगी भी। साला यही तो दिक्कत है जिंदगी में, अपने टाइप का तो कोई मिलता ही नहीं है। आखिर मुझ जैसा एक गरीब बंदा क्या ही कर सकता है, बस एक सस्ता सा सेकंड हैंड प्रिंटर लेने के अलावा। और साले प्रिंटर, तू भी बीच में बंद मत पड़ जाइयो, तेरे भाई ने अपनी जेब सुखा दी है तुझे लेने में। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा उस प्रिंटर को यूज करता है और एक सेकंड हैंड प्रिंटर होने के बावजूद उसे काफी मस्त रिजल्ट मिलते हैं। और तभी उसको उसके हरामी दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि वो लोग उसके घर पे आना चाहते हैं। और ये बात तो उसे भी पता होती है कि वो लोग सिर्फ यहाँ पर फोकट का खाना पेलने के लिए आने वाले हैं। लेकिन ये चीज सोचते हुए जब उसकी नजर वापस से प्रिंट किए गए हुए कागज पर पड़ती है तो वो देखता है कि जिन जूतों को उसने प्रिंट किया था वो सच में उसके सामने पड़े हैं। और ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। अबे माँ की आंख, ये क्या है? ये फोटो तो मैंने अभी बस प्रिंट की थी, लेकिन वो जूते असली बन चुके हैं। ओ भैंस की आंख, क्या चमत्कार है। मतलब मैं जो प्रिंट करूंगा वो सारी चीजें असली हो जाएगी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने में ये हरामी मानुष जरा सा भी टाइम नहीं लगाता, मतलब जरा सा भी नहीं। और अपने पूरे घर को आइकॉनिक चीजों से भर देता है। और ऐसे ही अपनी खुशी को मस्त 1-2 घंटे एंजॉय करने के बाद वो वापस से देखता है कि उसके वो नए जूते वापस से प्रिंट वाला पेपर बन चुके हैं। अबे मैं क्या सपना देख रहा था? लेकिन मैंने देखा था वो मेरे सामने था। और तभी वो पलट कर देखता है, क्या इसकी माँ का सब कुछ ही पेपर बन गया वापस से? मतलब मैं सपने में नहीं हूँ, ये सारी चीजें यहाँ पर थी। यानी कि इस प्रिंटर की प्रिंट में टाइम लिमिट है। और हम देखते हैं कि वो अपने फोन के अंदर टाइम को देखता है कि आखिर किस टाइम पर उसने अपनी पहली प्रिंट निकाली थी। और उसे पता चलता है कि उस चीज को 2 घंटे हो चुके हैं। यानी कि इस प्रिंटर से निकाली गई किसी भी आइटम की प्रिंट सिर्फ 2 घंटे तक असली ऑब्जेक्ट में अपीयर रहती है। मतलब यहाँ पर इस भाई को चीट कोड पता चल चुका है और अपनी हरामी स्माइल के साथ वो मल्टीपल चीजों को प्रिंट करना शुरू कर देता है। और बैकग्राउंड में हम उसकी आवाज सुनते हैं, अगर ऐसी बात है कि मेरे पास बस 2 घंटे हैं तो इससे तो मैं कई सारी आइटम्स को प्रिंट करके तुरंत ही बेच सकता हूँ, जिससे मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो काफी महंगी और ब्रांडेड आइटम काफी ज्यादा कम प्राइस में लोगों को चिपका देता है। लेकिन ऐसा करके भी उसे अच्छे खासे रोकड़े मिल जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे अपने दोस्त मिनशॉक का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि सारे भाई लोग वापस से मिलकर रियूनियन मनाने वाले हैं, तो भाई तेरे को भी वहाँ पर आना ही पड़ेगा। लेकिन अपने दोस्त की ये बात सुनकर उसे अपनी पिछली मेमोरीज याद आती है और वो कहता है, साला जब पिछली बार रियूनियन हुआ था तब उन लोगों ने मेरी कितनी गंदी खिंचाई की थी, आखिर उसमें मेरी गलती तो थी भी नहीं, मैं गरीब हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष। और ऐसे ही उदासी से सोचते हुए उसकी नजर अपने ओपी प्रिंटर पर पड़ती है। लेकिन यहाँ से फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बार का सीन, जहाँ पर सारे दोस्त एक साथ मिलकर बैठे होते हैं और अपनी अपनी सक्सेस के राग अलाप के इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पर बातों बातों में ये लोग कहते हैं कि आखिर ये बार कितना ज्यादा दूर है, क्योंकि अपने स्पॉट से यहाँ तक आने में हमें बस से भी 1 घंटा लग सकता है। तो तेरा बहुत शुक्रिया युनसुक कि तू टाइम निकल के यहाँ पर आया। यानी कि हमारे लौंडे का नाम युनसुक है और वो कहता है, हाँ भाई ये आने जाने की दिक्कत तो चलती रहती है, लेकिन लौंडो आज तुम्हारा भाई दारू नहीं पी सकता, क्योंकि यहाँ से मुझे अकेले को ही ड्राइव करके घर पे जाना है। अबे साले तेरे पास कार है क्या, या फिर कोई व्हीकल? अबे वो बस की बात कर रहा है, वो भी तो एक व्हीकल ही है ना। अबे युनसुक तुझे चढ़ तो नहीं गई, क्या बके जा रहा है? क्या तू अपने बाप की कार लेकर आया है? अबे नहीं सालो, ये है अपुन की कार। यानी कि ये भाई ने फरारी को ही प्रिंट करके अपने पास मंगवा लिया है, लेकिन युनसुक के दोस्तों को ऐसा लगता है कि वो असलियत में उसकी ही कार है। यानी कि यहाँ पर इस बार युनसुक ने ऊनो रिवर्स कर दिया होता है और इन लोग को यहाँ पर फील होता है कि साला हम लोग कितना गरीब है। हाँ तो लौंडो मैं तो अब निकलता हूँ, लेकिन टाइम रहते तुम भी बस में निकल जाइयो।
ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल लेता है और घर पे आने के बाद वो अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है कि क्या ही मजे आ गए अपने दोस्तों के मुंह में गोटे लाने पर। और यहाँ पर युनसुक सोचता है कि साला अगली बार ना अब तो लैम्बोर्गिनी लेकर जाऊंगा। पर तभी उसके पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ हो जाती है, तो वो अपने मोबाइल में मस्ट 5 स्टार रेस्टोरेंट को सर्च करता है और उसके इंस्टाग्राम में जाकर उसकी सबसे लजीज डिश की फोटो वो प्रिंट करता है। अब मजा आएगा खाने में। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि प्रिंट निकलने के कुछ ही सेकंड्स के बाद युनसुक काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि युनसुक ने गलती से उस खाने की डिश के साथ साथ उस आधी मॉडल को भी प्रिंट कर दिया है और उसका गॉड लेवल का थकेला प्रिंटर इतना ज्यादा पावरफुल निकला कि वो लिविंग चीजों के भी प्रिंट को एक असली ऑब्जेक्ट बना सकता है। और इसीलिए युनसुक यहाँ पर इस आधी लड़की को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने भी लगता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन भी नहीं हो रहा कि आखिर मैंने एक जीती जागती आधी इंसान को प्रिंट कर दिया। आखिर ये सब अचानक से क्या होने लगा? क्या ये प्रिंटर सच में फोटो में रहे इंसान की कॉपी बना सकता है, वो भी रियलिटी में? और हम देखते हैं कि उसके रूम के अंदर वो आधी मॉडल भी चिल्लाने लगती है, तो युनसुक अपने आप को संभालते हुए उसका मुंह तुरंत ही बंद कर देता है। भाई साहब, आज तक जिंदगी में इतना भयानक नजारा नहीं देखा मैंने। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि युनसुक ने उस लड़की के मुंह को मस्त सील पैक कर दिया है और बेचारा बैठा बैठा राह देख रहा है कि आखिर कब 2 घंटे पूरे होंगे, उसके बाद आगे का सोचूंगा कि क्या करना है। लेकिन तभी कोई उसके दरवाजे को खटखटाता है। अबे साला, अब कौन आ गया? मेरे घर पे तो वैसे भी मेहमान नहीं आते। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे पता चलता है कि ये वही पड़ोसन है जिस पर उसको क्रश था और वो यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले युनसुक के रूम में से जो आवाज आ रही थी उससे वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अरे सॉरी, माफ कर दो, मैं आज टीवी को ज्यादा ही आवाज तेज करके देख रहा था। सॉरी। हाँ, लेकिन अगली बार से ध्यान देना, अगर आइंदा मुझे इतनी आवाज सुनाई दी तो मैं तुम पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। और ऐसी वार्निंग देकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। भाई साहब, आज तो मैं जैसे तैसे बच गया, लेकिन अगली बार से मुझे काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। और वहीं पर युनसुक को वो आधी लिविंग बॉडी देख ये ख्याल आता है कि अगर प्रिंट किया गया इंसान ही रियल बन जाता है तो मैं उसी को प्रिंट क्यों ना करूं। और ये कहते ही उसकी हरामी स्माइल के साथ हम देखते हैं कि वो अपने नए कारनामे पर लग चुका है और उस मुजरे वाले प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी पड़ोसन को ढूंढता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल आसान काम था क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर होती है। और युनसुक बिना टाइम वेस्ट किए उसकी फोटो को डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रिंट कर देता है और मस्त सोफे पे बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि कब वो असली बनेगी और उसके सामने मुजरा दिखाएगी। लेकिन रियलिटी में आते ही उसकी प्रिंटिंग पड़ोसन युनसुक के मुंह पर सीधा डम्बेल इफेक्ट के मारती है, जो कि लिटरली फोटो के अंदर भी उसी के हाथ में था। और युनसुक की भयानक शक्ल देखकर हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ चिल्ला के बाहर भाग जाती है। मतलब यहाँ पर उस प्रिंटिंग पड़ोसन को ऐसा लगता है कि वो असलियत में कोई इंसान है और युनसुक उसे किडनैप कर चुका है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग रही होती है। तो युनसुक भी उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि बिल्डिंग की लिफ्ट तो मेंटेनेंस के कारण से बंद है, तो आखिर वो गई कहाँ पे। लेकिन तभी उसको बिल्डिंग की सीढ़ियों से किसी के गिरने की आवाज आती है और वहाँ जाते ही वो देखता है कि उसकी प्रिंटिंग पड़ोसन वहीं पर आकर गिर गई है। तो वो गुस्से में उसे पकड़कर घसीटकर घर में लाता है और उसे मस्त टेप से बांध के कोने में बिठा देता है और बोलता है, आखिर साला ये सब करने का फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि कॉपी वाली का बिहेवियर भी बिल्कुल असली वाली की तरह है। हट साला, मैं तो एक गेम भी नहीं खेल पाया उसके साथ। चलो छोड़ो, अब तो मुझे 2 घंटे तक और वेट करना पड़ेगा, लेकिन अब आगे काम करने के लिए मेरे पास पेपर भी नहीं बचे, तो मुझे वो भी लाने पड़ेंगे। और युनसुक जब ये सारी चीजें सोच रहा होता है तब हम देखते हैं कि उसकी हॉस्टेज प्रिंटिंग पड़ोसन अपनी जगह से उठकर डायरेक्टली उसे एक खतरनाक धक्का देती है और वापस से वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है। आखिर साली ये कर क्या रही है? अब तक ये नाटक ही कर रही थी बेहोशी का। लेकिन हम देखते हैं कि दरवाजा बंद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती और युनसुक गुस्से में उसके बाल पकड़कर उसे खतरनाक धक्का देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर सुन्न पड़ जाती है। और युनसुक बोलता है, चलो अच्छा है, कम से कम आवाज तो शांत हुई। अब वैसे भी सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं, उसके बाद ये वैसे भी पेपर ही बन जाएगी। लेकिन तभी उसके फ्लैट की खिड़की से उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है और नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी वही पड़ोसन वहाँ पर पुलिस लेकर आ चुकी है। और ये देखकर युनसुक के मुंह में गोटे आ जाते हैं। अब यहाँ पर युनसुक भी हमारी तरह फुल कंफ्यूज होता है और कहता है, व्हाट द फक, आखिर साला चल क्या रहा है यहाँ पर? मैंने तो उस साली पड़ोसन को छुआ तक नहीं, तो वो पुलिस लेकर क्यों आई है?
लेकिन तभी उसकी नजर उस प्रिंटिंग पड़ोसन पर पड़ती है जिसकी बॉडी अभी तक डिसअपियर नहीं हुई, यानी कि टाइम लिमिट क्रॉस होने के बावजूद अभी तक वो पेपर क्यों नहीं बनी। ये देखने के लिए युनसुंग उसके पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो खून पड़ा हुआ है। क्या ये असली इंसान है? और यहाँ पर सीन शिफ्ट होते ही हमें थोड़ी देर पहले का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो प्रिंटिंग पड़ोसन जब भाग रही होती है तब वो असली वाली पड़ोसन से टकरा गई होती है, जिसकी वजह से वो असली वाली पड़ोसन सीढ़ियों पर गिर जाती है, जिसकी आवाज को युनसुंग सुनता है और फिर उसे पकड़कर अपने फ्लैट के अंदर ले जाता है। यानी कि अभी जो उसके फ्लैट के अंदर डेड बॉडी पड़ी है वो असली वाली पड़ोसन की है, ना कि प्रिंटिंग कॉपी की। और जो लड़की पुलिस लेकर आई है वो है उस पड़ोसन की प्रिंटिंग कॉपी, जो कि उसे धक्का देकर भाग गई थी। तो यहाँ पर हमारी तरह युनसुंग को भी बहुत जल्दी ये सारी चीज रियलाइज हो जाती है। नहीं, क्या मैंने गलती से इसे मार डाला? लेकिन मैंने ये जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वो है। लेकिन युनसुंग आगे कुछ सोचता तभी पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। मतलब यहाँ पर उसके काफी गंदे वाले लग गए होते हैं, लेकिन पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए मस्त दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और अंदर का नजारा देखकर पुलिस के भी गोटे मुंह में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर युनसुंग भी निपट चुका है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी होती है और उन डेड बॉडीज को ले जा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं युनसुंग को, जो लिटरली अभी भी जिंदा होता है और बिल्डिंग के पीछे छुप के ये सारी चीजें देख रहा होता है। और यहाँ पर हमें वापस से थोड़ी देर पहले का पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिर युनसुंग जिंदा कैसे बचा। युनसुंग अपने घर में बिना टाइम वेस्ट किए अपने आप की एक फोटो क्लिक करता है और उसे तुरंत ही प्रिंट कर देता है। और जैसे ही उसकी कॉपी रियलिटी में अपीयर होती है तो वो तुरंत ही उस पर चाकू लेकर टूट पड़ता है। यानी कि अपार्टमेंट के अंदर हमने जो डेड बॉडी देखी वो असली युनसुंग की नहीं थी, बल्कि उसकी कॉपी की थी। और पुलिस उसके रूम के अंदर घुसती उससे पहले ही वो वहाँ से एस्केप कर लेता है और डस्टबिन के अंदर छुप जाता है। और ऐसे असली वाला युनसुंग अभी भी जिंदा है। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर इस पूरे वाक्य को कुछ घंटे बीत चुके हैं और युनसुंग मस्त कार के अंदर अपने प्रिंटर के साथ वहाँ से निकल चुका होता है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये तरकीब काम करेगी। दुनिया की नजरों में विक्टिम और किलर दोनों ही मर चुके हैं, यानी कि केस पूरे तरीके से क्लोज हो चुका है। अब मैं आजाद हूँ और जब तक मेरे पास ये प्रिंटर है तो मैं दुनिया भर के किसी भी कोने में अपनी जिंदगी को वापस से शुरू कर सकता हूँ। लेकिन ये सारे सपने देखने के अंदर युनसुंग बेचारा भूल चुका है कि वो हाईवे के ऊपर है और इसी बीच उसके सामने से मस्त मोटी सी ट्रक आ रही होती है। और यहाँ पर जैसा कि हमें पता है ठीक वैसा ही होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब हो गई उसकी नई जिंदगी शुरू। लेकिन यहाँ पर वो ट्रक वाला इंसान काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो वो उसकी कार के पास आकर उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है युनसुंग की मदद करने के लिए। लेकिन कार का दरवाजा खुलते ही वो देखता है कि कार के अंदर तो कोई इंसान ही नहीं है, बस ड्राइविंग सीट पर एक प्रिंटिंग फोटो पड़ी हुई है और साइड वाली सीट में बस एक पुराना सेकंड हैंड प्रिंटर है। और यहाँ पर इस स्टोरी के अंत में हम देखते हैं युनसुंग की फोटो को, जो कि बिल्कुल उसी पोज में होती है जब वो कार के अंदर अपने रंगीन सपने देख रहा था। और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, हमारे मन में काफी सारे सवाल छोड़कर कि आखिर युनसुंग आखिर में एक प्रिंटिंग फोटो कैसे बना, क्योंकि वो तो एक जीता जागता इंसान था। लेकिन जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर देखा कि अगर युनसुंग जीता जागता इंसान था तो आखिर उस डेड बॉडी में से खून क्यों निकल रहा था? तो क्या युनसुंग की प्रिंटिंग बॉडी ने रियलिटी में आते ही अपने आप को बचाने के लिए अपने असली वर्जन को ही मार डाला? मेरे हिसाब से तो मुझे यही थियरी करेक्ट लगती है और इसे प्रूव करने के लिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन भी है। तो जैसा कि हमने चैप्टर के मिड में देखा कि युनसुंग भूख लगने पर 5 स्टार होटल का खाना प्रिंट करता है, तो उसी के साथ वो आधी मॉडल भी प्रिंट हो जाती है। और वो ज्यादा शोर शराबा ना करे उसके लिए युनसुंग उसके मुंह को सील पैक कर देता है, जिसकी वजह से उस आधी बॉडी के मुंह में से काफी सारा सलाइवा निकल रहा होता है। लेकिन 2 घंटे की टाइम लिमिट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वो बॉडी वापस से प्रिंट पेज पर जा चुकी होती है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसी युनसुंग ने करी थी। तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आखिर में ये जो कार के अंदर युनसुंग था वो असलियत में प्रिंटिंग कॉपी वाला ही था। मेरी ये थियरी गलत भी हो सकती है, लेकिन आपने इस कहानी से क्या सीखा और आपकी क्या थियरी है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं 18+ कंटेंट की एक वार्निंग को, यानी कि मामला गड़बड़ है। लेकिन फिर हम देखते हैं एक चाइनीज हाउस के अंदर का सीन और इसी घर में एक आधा नंगा बंदा चद्दर ओढ़कर बैठा होता है। और हाँ, यही हमारी इस कहानी का MC है,
जो इतना अभी इसीलिए चौंका हुआ है क्योंकि उसका एक सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि उसके सामने खड़ी होती है एक हुस्न परी जिसकी आंखें एकदम नशीली होती है एंड ही इज बी लाइक ओह गॉड, एक बार दिला दे। और अगले ही सीन में भाई तगड़े लेवल का सिडक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच पता नहीं कोई एरर आ जाता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी तो कंप्यूटर के सामने मस्त नंगा बैठा है और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डाउनलोडिंग एरर आया होता है। जिसके बाद उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि उसके पीसी में डाउनलोड की गई किसी भी वीडियो के अंदर वो जा सकता है और वहाँ पर जाकर वो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए ये बंदा थोड़ी देर पहले अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए जॉनी सिंस की उसी दुनिया में गया था जिसके बारे में हम अभी सोच रहे हैं। वेल, ये तो बस हमारी कहानी का एक इंट्रो था और अब हम देखेंगे कि आखिर सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुँची। तो हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पर हमारे एमसी का ओटाकू दोस्त उसके पीसी के सिस्टम को फिक्स करने आया है और हम देखते हैं कि वो लोग जुरासिक पार्क की मूवी देख रहे होते हैं जिसकी वीडियो तो प्ले हो रही होती है लेकिन आवाज थोड़ी देर बाद रुक रुक के आ रही होती है और ये बंदा यहाँ पर यही फिक्स कर रहा होता है। लेकिन इसके बदले उसने हमारे एमसी से एक प्रॉमिस लिया है कि वो उसे अपनी कॉमिक्स जब चाहे तब पढ़ने देगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ओटाको ने उस पूरे कंप्यूटर को मस्त फिक्स कर दिया होता है और हमारा एमसी मस्त उसमें पिक्चर देख रहा होता है। लेकिन तभी वो स्क्रीन पर लगे दाग को अपनी उंगलियों से हटाने की कोशिश करता है और फिर उसके ओटाको दोस्त को बस उसकी चीखें सुनाई दे रही होती है। और अगले ही सीन में वो ओटाको देखता है कि उसका दोस्त आधा स्क्रीन के अंदर घुस चुका है तो उसे बचाने के लिए वो उसको बाहर खींच रहा होता है। लेकिन वो कंप्यूटर स्क्रीन उन दोनों को अपने अंदर सक कर लेती है और दोनों जा चुके होते हैं उसी जुरासिक पार्क की मूवी में जो कि स्क्रीन के ऊपर चल रही थी, जहाँ पर वो लोग कुछ देर के लिए तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जब एक डायनासोर उनके पीछे पड़ जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे भागकर वो लोग वापस तो आ ही जाते हैं। और यहाँ पर वो ओटाको देखता है कि वो मूवी एंड हो चुकी है इसीलिए वो लोग वहाँ से बाहर आ चुके हैं और यही बात वो अपने दोस्त इंगोंग को बताता है। यानी कि हमारे एमसी का नाम है इंगोंग और इसे तो मैं बस ओटाको ही बुलाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। तो यहाँ पर ओटाको ने अपना दिमाग चला लिया होता है और वो इंगोंग को कहता है कि भाई मेरे को जोर से पकड़ ले क्योंकि अब हम जाने वाले हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की दुनिया में। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कंप्यूटर की स्क्रीन में सीधा घुस के निकलते हैं इजिप्ट में और यहाँ पर वो लोग मस्त फोटो वोटो खींच कर इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इन लोगों को इतना तो समझ आ ही चुका होता है कि अब तो ये लोग जहाँ पर जाना चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। और अगले ही सीन में वो लोग पहुंच चुके होते हैं क्रूज पर जहाँ पर इंगोंग तो मस्त एंजॉय कर रहा होता है लेकिन अपना ओटाकू कुछ ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि इस ओटाकू के मुताबिक उसे ये सब नकली लगता है और उसके लिए उसका प्यार होती है उसकी एनिमे गर्ल। तो यहाँ पर इंगोंग अपने ओटाकू दोस्त को थोड़ा बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मान जा भाई, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रह ले, खाना अच्छा मिल रहा है, लड़की अच्छी मिल रही है, तो आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है। तो वो ओटाकू इन सारी चीजों पे डिनाई कर देता है कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वापस जाना है। लेकिन फिर इंगोंग उससे थोड़ी जबरदस्ती करता है और उसके मुंह में बियर की बोतल ठूस देता है और इतने ही टाइम में वो लोग स्क्रीन से वापस बाहर आ चुके होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अपने साथ वहाँ से चिकन और बोतल इस रियल वर्ल्ड में लेकर आ चुके हैं। यानी कि इससे इन दोनों के दिमाग की बत्ती जलती है कि ये दोनों वीडियो के किसी भी ऑब्जेक्ट को जब चाहे तब वहाँ से बाहर रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं। और अपनी हरामी स्माइल के साथ वो लोग पैसों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। मतलब अब जिंदगी की काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पर इंगोंग मस्त चैन की नींद सो जाता है, लेकिन उसका ओटाकू दोस्त अभी भी जाग रहा होता है। यानी कि ये पक्का कुछ अलग करने वाला है। और फिर हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर इंगोंग किसी आवाज के चलते उठ जाता है और वो आवाज होती है एनीमे वॉइस। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है आखिर ये ओटाकू सुबह सुबह साला कौन सा एनीमे देखने लगा। लेकिन तभी वो अपने सामने बैठी हुई एक एनीमे गर्ल को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। मतलब रात में वो हरामी ओटाकू अपनी वाइफू फैंटेसी को ही कंप्यूटर से बाहर ले आया और रियल वर्ल्ड में आने के बाद ये उसकी वाइफ भी बन चुकी होती है और इसका नाम होता है कात्सुमी चैन। और यहाँ पर वो इंग्योंग को भी ग्रीट करती है, जो देखकर इंग्योंग की फट चुकी होती है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और वो ओटाकू अपनी नई वाइफ के कान बंद करके इंग्योंग को सब एक्सप्लेन कर रहा होता है और इन लोगों की ये बात एक बहस तक पहुंच जाती है, जहाँ पर ये ओटाकू उससे कहता है कि आखिर तू कौन होता है हम दोनों को अलग करने वाला। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। तो यहाँ पर इंग्योंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उस एनीमे गर्ल को उठाकर बोलता है कि अब तो मैं इसे वहीं पर डाल दूंगा जहाँ से ये आई है। और यहाँ पर वो दोनों दोस्त एक ही एनीमे गर्ल की खींचातानी कर रहे होते हैं
जिसकी वजह से बेचारी बीच में से ही फट जाती है और दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्लाने भी लगती है और हमारे ओटाकू दोस्त का दिल काफी ज्यादा टूट जाता है। और भाई यहाँ पर एक डिटेलिंग देखो जरा, इस टूडी गुड़िया का ब्लड भी टूडी में गिर रहा है। मतलब यार पीटीजी का स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। वेल बैक टू द टॉपिक, हम देखते हैं किंग योंग उसके रोते हुए दोस्त को वहीं पर छोड़ के चला जाता है कि क्या ही हो सकता है, थोड़ी देर बाद ठीक ही हो जाएगा, आफ्टर ऑल ही इज ओटाकू। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा रात पर, जहाँ पर वो ओटाकू दोस्त सो चुका होता है और तभी इंग योंग घर पे आता है और अपने दोस्त को सोता हुआ देखकर वो ये सोचता है कि अब तो मेरे पास मौका है कि मैं अकेला उसे देख सकता है। यानी कि आई होप कि यहाँ पर आप लोग भी समझ गए होंगे किंग योंग कौन सी मूवीज देखने की बात कर रहा है। और जितना कि अब तक हमने कहानी में देखा तो उतना तो हमें पता चल ही गया है कि किंग योंग उसे बस देखने वाला नहीं है, वो खुद उस जगह पर जाकर अपना कार्यक्रम करने वाला है। वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ओटाकू सोया नहीं होता बल्कि गम में रो रहा होता है और इंग योंग की आवाज के चलते उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि स्क्रीन पर चल रही नॉटी वीडियो के अंदर इंग योंग नॉटी बन के पहुंच चुका है और भाई को इतनी जल्दी थी कि डाउनलोड अधूरा छोड़कर ही वो वहां पर पहुंच गया। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में ओटाकू की आवाज आ रही होती है, किंग योंग कुन तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, आखिर मेरी वाइफ की गलती ही क्या थी कि तुमने उसे मार डाला, अब मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अचानक से एक हॉरर मूवी को डाउनलोड करके प्ले कर देता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इंग योंग जो भी कुछ कर रहा था वो सब वहीं पर बदल जाता है। मतलब अब ये ओटाकू पूरी हॉरर सीरीज को चला कर इंग योंग को वहीं पर सजा देने वाला है और यहाँ पर हमारी ये स्टोरी एंड होती है। वेल मैं ज्यादा तो नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी है तो आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला वो मुझे बिल्कुल बताना। और एक खास बात, आखिर इस पूरी मूवी के लिस्ट में से आपको कौन से ईस्टर एग मिलते हैं वो भी बताना मत भूलना। शुरू करने से पहले हैशटैग वार्निंग, अगर खाना खा रहे हो तो वीडियो छोड़ दो और अगर वीडियो देख रहे हो तो खाना छोड़ दो, क्योंकि इस कहानी में तुमको एक अलग ही लेवल की टट्टी दिखने वाली है। अब मैं कैसे बताऊं कि इस कहानी का मेन कॉन्सेप्ट ही टट्टी से शुरू होता है। मतलब कहानी टट्टी नहीं है बल्कि कहानी के अंदर टट्टी है। अब वो क्या है, क्यों है, कैसे है, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक वॉशरूम का सीन, जहाँ पर एक लड़की हल्की हो रही होती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसके पेट में काफी ज्यादा गड़बड़ है। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचती है कि यार मैंने ऐसा वैसा तो कुछ भी खाया ही नहीं है, तो आखिर मेरा पेट इतना खराब क्यों है, कहीं मेरी तबीयत खराब तो नहीं है। और यहीं पर वो मोबाइल में देखती है कि काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी बॉडी काफी ज्यादा स्लिम होती है। अब यही सब सोचते हुए वो अपना काम खत्म करती है एंड देन वो उस कमोड के अंदर एक अजीब सी चीज को नोटिस करती है। वो देखती है कि वहाँ पर कुछ स्प्राउट के दाने तैर रहे होते हैं और वो यहाँ पर ये सोचकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था, तो इस स्प्राउट्स के दाने यहाँ पर आए कैसे। देन वो तुरंत ही वहाँ से हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर से चेकअप वेकअप करवाती है और डॉक्टर को ये सारी बातें बताती है कि मैं इतना कुछ खाना खाती ही नहीं हूँ, तो फिर मेरा पेट इतना ज्यादा बढ़ता क्यों जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर हंसते हुए उसे जवाब देता है कि क्या तूने थोड़ी देर पहले बर्गर ठूसा था। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है कि यार मैंने तेरे को बताया तो सही कि यहाँ पर आने से पहले मैंने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन यहाँ पे फिर डॉक्टर उसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें क्लियरली उसके साथ साथ हम भी देख सकते हैं कि उसमें बर्गर की सामग्री उथल पुथल हो रही होती है। और यहाँ पर लिटरली डॉक्टर एक एक चीज बारीकी से बताता है कि देखो बेटा ये ब्रेड है, ये बर्गर मीट है, ये है चटनी वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर ये लड़की फुल कंफ्यूज होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने कोई गलत सलत इंसान की रिपोर्ट दिखा दी है उसको, बल्कि ये तो उसकी हो ही नहीं सकती। तो वो उस डॉक्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी उसके पेट में वापस से गुड़गुड़ हो जाती है। तो फिर वो मजबूरी में डॉक्टर से परमिशन मांगती है कि क्या मैं इस क्लिनिक का बाथरूम यूज कर सकती हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो टॉयलेट के अंदर ये सारी चीजें सोच रही होती है कि शायद हो सकता है कि मुझे नींद में खाने की बीमारी लग गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस डॉक्टर को साले को कुछ पता ही ना हो, मुझे कोई अलग ही तरह की नई बीमारी हो गई हो। मतलब यहाँ पर ये फुल्ली कंफ्यूज है कि आखिर ये बर्गर आया तो आया कहाँ से, क्योंकि एंडोस्कोपी से पहले उसने तो कुछ खाया ही नहीं था। अब यहाँ पर इसके साथ एक अनयूजुअल सी चीज होती है, जैसे कि पिछली बार उसे कमोड में स्प्राउट के दाने दिखे थे, ठीक उसी तरह इस बार इसे एक बलून दिखता है जिसके अंदर किसी चीज को पैक किया गया होता है। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। और यहाँ पर बलून से मेरा मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे,
तो अभी इस बलून को काफी अच्छे से पानी से क्लीन करती है और यहाँ पर वापस से उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि आखिर ये आया कहाँ से, मैंने तो ऐसी कोई चीज खाई ही नहीं थी। तो यहाँ पर वो देखती है कि उस बलून के अंदर एक पेपर है, तो उस बलून को फाड़ के उस पेपर को बाहर निकालती है और फिर उसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि आखिर उस पेपर में क्या लिखा गया है। और उसमें लिखा होता है कि शायद से हमारा अंदरूनी पाचन तंत्र जुड़ा हुआ है। अब ये पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होती है और ये सोच रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि घर पे जाने के बाद भी वो उसी नोट को बार बार पढ़े जा रही है और उसके दिमाग में यही चल रहा है कि ऐसी घटिया चीज मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं की है। इनफैक्ट मेरी तो राइटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है और अगर इस नोट में लिखी गई ये सारी बातें सच है तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का इंटेस्टाइन ऐसे कनेक्टेड हो। आई मीन लिटरली यहाँ पर ऐसी चीज का कोई भी तरह का सेंस या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं होता, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है कि यार मैंने तो खाना खाया ही नहीं था, तो फिर वो स्प्राउट के सीड्स, वो बर्गर और वो पेट का दर्द, ये सारी चीजें कैसे हुई। अब यहाँ पर वो ठान लेती है कि वो इस चीज का पता लगा कर रहेगी, तो वो भी यहाँ पर एक नोट बनाने लगती है। मतलब ये भी उसी निंजा टेक्निक को यूज करेगी, एक पेज के अंदर अपना मैसेज लिखेगी और फिर उसे बलून के अंदर डाल के निकल जाएगी। तो यहाँ पर उस पेज के अंदर उसने लिख दिया होता है कि आखिर हम एक दूसरे को कैसे मिल सकते हैं और ये मैसेज मस्त पैक करके वो खा लेती है। मतलब चैटिंग करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो वही समझ जाना आप लोग। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट के अंदर किसी का इंतजार कर रही है। इट मीन्स कि उसकी चैटिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है और यहाँ पर वो उसी इंसान से मिलने आई है जिसके साथ उसका इंटेस्टाइन कनेक्टेड है। और यहाँ पर हम उन दोनों के बीच हुई काफी सारे मैसेजेस को देखते हैं और यही सारे मैसेजेस के बारे में सोचकर वो ये अंदाजा लगा रही होती है कि आखिर वो इंसान कैसा होगा जो कि आज उसे मिलने वाला है। लेकिन इस एग्जैक्ट मोमेंट पर ही एक्सक्यूज मी करके एक बंदा उसके पास आता है एंड गेस व्हाट कि ये वही बंदा है जिसका इंटेस्टाइन इस लड़की के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये लड़की उस लड़के को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा हैंडसम होता है और फिर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और वो लड़का भी इसे कहता है कि तुम भी काफी ज्यादा क्यूट हो। एंड इन्हीं बातों के बीच में उस लड़की के पेट में वापस से दर्द शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वो उस लड़के से पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर आने से पहले कुछ खाया पिया था क्या, और ये कहकर वो तुरंत ही टॉयलेट में चली जाती है और इस पूरे टाइम पे वो उस लड़के के बारे में ही सोच रही होती है। लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा क्यूरियस होती है कि आखिर उस लड़के ने आज क्या खाया होगा। और तभी उसे कमोड के अंदर दिखती है एक इंसान की उंगली और ये देखकर वो काफी ज्यादा सहम चुकी होती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं होती क्योंकि वो लड़का ही उसे बताता है कि उसने एक तरह की हेलोवीन चॉकलेट खाई थी जिसकी शेप बिल्कुल एक ह्यूमन फिंगर की तरह थी। तो यहाँ पर ऐसे ही बातें करते हुए यहाँ पर वो लड़की उस लड़के से कहती है कि अब तो सिचुएशन उस लेवल पर आ चुकी है कि हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही बॉडी शेयर कर रहे हैं, यानी कि अब से हम दोनों को एक ही तरह के नियमों को फॉलो करना होगा। जैसे कि हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम दोनों को कौन सी खाने की चीज से एलर्जी है, तो उन चीजों से हम पहले से ही दूर रहेंगे। और यही सारी बातों के बीच वो लड़का उस लड़की से फोन नंबर मांग लेता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थोड़ा आगे का समय जहाँ पर प्रोबेबली ये लोग काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और अभी भी ये लोग कुछ ना कुछ रूल्स को सेट कर रहे होते हैं। यानी कि अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच काफी अच्छा टाइम बीतने लगा था और ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। मतलब कि ये दोनों साथ में काफी सारी मेमोरीज को शेयर करते हैं इंक्लूडिंग फूड, और ऐसे ही इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितनी जल्दी ऐसी वाहियात चीजों की शुरुआत होती है उनका अंत उतनी ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। पर इस कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि यहाँ पर लड़के ने लिटरली लड़की का काट दिया है और लड़की यहाँ पर फुल सदमा आशिक बन के काफी सारी चीजों की तोड़ फोड़ कर रही होती है और रोते हुए यही सोच रही होती है कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और इसी बीच उसका भी सर घूमने लगता है, यानी कि ये कुछ ऐसी ही फीलिंग होती है जैसे कि दारू पीने के बाद आती है। अब यहाँ पर ये लड़की सोच रही है कि आखिर मैंने पी ही नहीं है तो आखिर मुझे ये चढ़ क्यों रही है। यानी कि इस बात का सीधा मतलब यही है कि वो लड़का कहीं पर मस्त दारू पार्टी कर रहा है और उसी के खाने पीने की चीजों का सीधा इफेक्ट इस लड़की पर पड़ता है और यहाँ पर इसे उल्टी भी हो जाती है और उस उल्टी में तैरते हुए पास्ता, बियर और चखने को वो देख लेती है। जिसके बाद वो एक आखिरी बार ट्राई भी करती है कि वो किसी न किसी तरीके से उस लड़के से वापस से बात कर सके, लेकिन लड़के ने सीधा दूसरी बार भी उसे सीधा मस्त जवाब पेल दिया होता है और इसी वजह से इस लड़की के घर के वातावरण में दुख दर्द पीड़ा के बादल मंडरा चुके होते हैं। और हाँ, ये वही शक्ल है जिस दौरान हमें बैकग्राउंड में ये सुनाई देता है।
यानी कि अल्टीमेट रिवेंज का काउंटडाउन ऑन हो चुका है, जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की किसी चीज की बोतल को खोल रही होती है और दूसरी तरफ देखते हैं हम उस लड़के को जो कि किसी और लड़की के साथ रेस्टोरेंट में खाना पेल रहा होता है और यहाँ पर लिटरली अब उसकी लगने वाली है। और वो क्यों? क्योंकि उसकी पहली वाली माशुका कीड़े मारने वाला पॉइजन पीने वाली है, यानी कि ये जो पिएगी वो जाएगा उसके पेट में और अल्टीमेटली वो टपक जाएगा। तो अब बताओ आखिर किसने किसका काटा? लड़का यहाँ पर रेस्टोरेंट में काफी अच्छे पल बिता रहा होता है, क्योंकि इस बेचारे को क्या ही पता है कि इसके साथ अब क्या होने वाला है। अब इसी बीच उसके सामने बैठी लड़की भी बाथरूम में चली जाती है और इसी बीच वो अपने मोबाइल में अपने मैसेजेस को देखता है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार चलो पीछा तो छूटा, क्योंकि साली हद से ज्यादा पीछे पड़ रही थी और ऊपर से मुझे ही कंपेयर कर रही थी दूसरे लोगों के साथ। यानी कि इस लड़की की अपनी ही एक वजह होती है इस घटिया निब्बी से दूर होने की, लेकिन इसे इस बात का भी डर होता है कि क्या होगा अगर उसने कुछ गलत सलत खा लिया और मुझसे उस तरीके से बदला लिया तो। लेकिन बेचारे ने ये सब सोचने में काफी ज्यादा देर कर दी होती है, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इसे लिटरली खून की उल्टियां हो जाती है, जिससे मुझे लिटरली सूर्यवंशम की याद आ गई। लेकिन हर कोई हीरा ठाकुर की तरह वापस से नहीं उठ सकता। तो #रेस्ट इन पीस। यहाँ पर ये लड़का उस लड़की को गाली देते हुए टपक जाता है, यानी कि इस लड़की ने चीट करने वाले को अपने ही चीट कोड से मार दिया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और हम देखते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ पर ये लड़की काफी ज्यादा सदमे में खड़ी होती है और उसकी फ्रेंड्स उसे नाम देकर बुला रही होती है। और यहाँ पर हमें फाइनली पता चलता है इस लड़की का नाम, जो कि होता है जीए। और यहाँ पर उसकी दोस्त उससे बात करती है कि चलो आज पार्टी करते हैं, दबा के पियेंगे और जी भर के जिएंगे। लेकिन साथ में उसकी फ्रेंड उससे ये भी पूछती है कि आज तो हम पक्का तेरे बॉयफ्रेंड से भी मिलेंगे। लेकिन इन बेचारे को क्या पता कि वो तो पहले ही नरक में निकल चुका है। तो यहाँ पर जीए बात टालने के लिए ऐसा कह देती है कि हम दोनों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा था, तो हम अलग हो चुके हैं। मतलब अब वो ये नहीं जानती कि आखिर वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। लेकिन तभी जीए के साथ कुछ गलत होता है और हम देखते हैं कि उसे भी खून की उल्टी होने लगी है और ये भी बिल्कुल अनजान होती है कि आखिर यहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इसके अगले सीन में हमें दिखाई जाती है उसी लड़के की डेड बॉडी, जिसे डॉक्टर एग्जामिन कर रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे की मौत हुई तो हुई कैसे। और इसी ऑटोप्सी के दौरान डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि बंदा अंदर से तो बिल्कुल भी फाइन है, इसको टपके हुए 1-2 दिन से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके पेट में ताजा ताजा खाना है। तो आखिर ऐसा कैसे? तो अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में डॉक्टर अपनी चीर फाड़ करना शुरू कर देते हैं और पूरे के पूरे इंटेस्टाइन को खोल के रख देते हैं और उसी का डायरेक्ट इफेक्ट होता है जीए पर। यानी कि इसकी किस्मत ने ही इसके साथ ऊनो रिवर्स कर दिया होता है और मरते मरते जीए ये सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुमसे जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर वो भी टपक जाती है और ये होता है हमारी स्टोरी का एंड। तो अब मुझे बताओ कि आखिर आप इस स्टोरी से क्या सीखे, और हाँ ये भी बताना कि क्या अब भी आप निब्बा निब्बी का खेल खेलना चाहते हो या नहीं।